दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों इससे लास्ट वाला जो वीडियो था हमारा, जिसको कल हमने बहुत ही खतरनाक वाले क्वेश्चन पर चर्चा की थी, आज भी हम इन क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही शानदार सेशन सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो सेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है हमारे पहला जो टॉपिक है, यानी पहली जो यूनिट है। यूनिट का नाम है पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। बस इसी से संबंधित इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बस बिना देरी किए फटाफट से हम इस सेशन को शुरू करते हैं। एक बात बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी यदि परिक्रमण गति बंद कर दे तो क्या प्रभावित होगा। दोस्तों परिक्रमण गति क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है, चारों ओर। इसी गति को हम कहते हैं परिक्रमण गति। अब दोस्तों परिक्रमण गति से क्या प्रभावित होता है, तो कुछ बातें हैं परिक्रमण गति से प्रभावित के लिए। तो परिक्रमण गति से जो प्रभावित होगा उनमें कौन क्या खास है। तो परिक्रमण गति से प्रभावित होता है ऋतु परिवर्तन, परिक्रमण गति से प्रभावित होता है दिन रात का छोटा बड़ा होना, दिन रात का छोटा बड़ा होना, ठीक है। साथ ही परिक्रमण गति से ही प्रभावित होता है अयनांत का बनना, अयनांत या संक्रांति का बनना, जिसमें कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति का बनना, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर अयनांत और संक्रांति का बनना हो जाता है तो नेक्स्ट होता है अपसौर व उपसौर का बनना। अपसौर व उपसौर का बनना भी परिक्रमण गति से ही प्रभावित होता है, अपसौर और उपसौर का बनना। इसके अतिरिक्त ध्रुवों पर 6 माह के दिन व 6 माह की जो रातें होती हैं, 6 माह की रातें होती हैं, ये भी किससे प्रभावित होती हैं? पृथ्वी की परिक्रमण गति से ही प्रभावित होती है मेरे दोस्तों, याद रखना। अब एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत ही खास, ये जो कारण मतलब ये जो प्रभाव हमने पीछे यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये प्रभाव केवल परिक्रमण गति से पॉसिबल है क्या? बता दो जरा, क्या ये प्रभाव केवल परिक्रमण गति से पॉसिबल होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि पृथ्वी परिक्रमा करती रहे लेकिन यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना हो, यदि पृथ्वी परिक्रमा करती रहे और यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना हो, तो ये इनमें से कुछ भी नहीं होगा, अपसौर उपसौर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनमें से कुछ भी नहीं होगा। अपसौर उपसौर तो होता क्या है आगे हम क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर पृथ्वी का कक्षीय अथवा अक्षीय झुकाव नहीं होता, हमारी पृथ्वी क्या है अपनी कक्षा के सापेक्ष तो झुकी है 66.5 डिग्री और अपने अक्ष के सापेक्ष झुकी है वो 23.5 डिग्री। यानी कि अगर ऐसा नहीं होता, झुकी हुई नहीं होती, तो यहाँ पे हमारे यहाँ कभी भी ये चीजें नहीं होती। कौन सी चीजें? ये वाली। ना तो कोई ऋतु परिवर्तन होता, ना दिन रात छोटे बड़े होते, ना केवल कभी अयनांत या संक्रांति बनते। हाँ, अपसौर उपसौर बन जाता यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती। तो ध्रुवों पर 6 माह के दिन और रातें होती, ठीक है, नहीं होती एक्चुअल में, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो। अच्छा एक बात बताता हूं कि पृथ्वी मान लीजिए अपने अक्ष पर झुकी हुई होती तो वर्ष भर क्या स्थिति होती है ना। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती तो वर्ष भर कैसी स्थिति बनी रहती? यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई नहीं होती तो वर्ष भर सूर्य की किरणें हैं संपूर्ण पृथ्वी पर समान रूप से पड़ती।
है ना, यही होता है ना। संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्य की किरणें समान रूप से पड़ती और ऐसी स्थिति में संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती और उस अवधि को हम, उस स्थिति को हम क्या नाम देते हैं, विषुव का नाम देते हैं। ये स्थिति जो होती है, ये स्थिति क्या कहलाती है, विषुव कहलाती है। तो दोस्तों ये स्थिति विषुव कहलाती है और विषुव की स्थिति बनती है तब जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। लेकिन पृथ्वी झुकी हुई है, इस वजह से सिर्फ वर्ष में 2 ही बार विषुव की स्थिति बनती है और ये 2 बार बनती है तब जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, बस इसी कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, विषुव कहते हैं। यदि पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो साल भर विषुव बना रहता। साल भर क्या बना रहता, विषुव। तो ऐसे में तो पोजीशन ही अच्छी नहीं होती, हम कभी ऋतुएं देख ही नहीं पाते, ना तो सर्दी का आनंद ले पाते, ना ही गर्मी में हाय हाय कर पाते। ठीक है, हमेशा एक जैसा मौसम, बोरियत वाला मौसम यहाँ पे हो जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप याद रखिए। तो परिक्रमण गति बंद कर दे तो क्या प्रभावित होगा, तो ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, दिन रात का छोटा बड़ा नहीं होगा, अयनांत नहीं बनेंगे, अपसौर उपसौर नहीं बनेगा और ध्रुवों पर 6 माह के दिन व 6 माह की रातें नहीं होंगी। यदि आप देशांतर से संबंधित, अक्षांश से संबंधित, पृथ्वी की गति से संबंधित कुछ नई चीजें जानना चाहते हैं, कुछ नया देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में इसको पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाके आप इन्हें पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, तो हम लेते हैं हमारा आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला जो क्वेश्चन है कि अपसौर उपसौर की स्थिति को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। कौन से पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है और दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाए जाने के कारण हमारी पृथ्वी एक बार सूर्य से सर्वाधिक नजदीक होती है और एक बार सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक होती है तो उसको हम कहते हैं उपसौर, या हम बोलते हैं इस स्थिति को पेरीहीलियन। और जब हमारी पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं अपसौर। ठीक है, और इस स्थिति को कहा जाता है एपीहीलियन। इस स्थिति को कहा जाता है क्या, एपीहीलियन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है। तो पेरीहीलियन, एपीहीलियन, यहाँ पे जो दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच वो होती है 15.2 करोड़ किमी और ये जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं 14.7 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो एपीहीलियन और पेरीहीलियन की ये स्थिति रहती है। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखेंगे। आगे जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, जलवायु नहीं, जलवायु परिवर्तन के लिए तो पर्यावरणीय समस्याओं में हम पढ़ेंगे, वैसे बता देता हूँ। जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी है वो है ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन यहाँ पे ये ऋतु परिवर्तन आता है। तो ऋतु परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन है, पृथ्वी की परिक्रमण गति। ना केवल पृथ्वी की परिक्रमण गति बल्कि पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है, पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो भी क्या है, इसके लिए उत्तरदायी है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति, ना केवल पृथ्वी की परिक्रमण गति बल्कि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव भी इसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर रेखा के सहारे खींची गई है। तो दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा हमारे भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ खींची गई है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ खींची गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के साथ खींची गई है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हमारी जो है ये 82.5 डिग्री ये इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से खींची गई है, निर्धारित की गई है और भारत के 5 राज्यों से संबंधित है। कौन कौन से हैं 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो ये 82.5 डिग्री मानक समय रेखा होती है। समय कटिबंध क्या होता है? पृथ्वी पर कितने समय कटिबंधों का निर्धारण किया गया है? दोस्तों समय कटिबंध, टाइम जोन, जो राष्ट्र जिस देशांतर रेखा के सहारे अपना समय निर्धारित करता है उसको हम टाइम जोन कहते हैं। ठीक है, यानी हम उसे समय कटिबंध कहते हैं। हम एक एक घंटे के अंतराल पर पृथ्वी को 24 समय कटिबंधों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर 24 समय कटिबंध खींचे जा सकते हैं एक एक घंटे के अंतराल पर। मतलब सिंपल हो सकते हैं ये, एक एक घंटे के अंतराल पर। यहां से हम खींचते हैं ग्रीनविच रेखा, यहां से हम खींचते हैं 180 डिग्री रेखा, 0 और 180, इधर 90, इधर भी 90। ठीक है, ये 90 डिग्री ईस्ट और ये 90 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं हमारी इस पृथ्वी पर, तो हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यदि हम निर्धारित करते हैं अंशों का, तो टोटल होते हैं 360, 180 इधर होते हैं और 180 इधर होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है ना, तो 180 इधर 180 उधर होते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हो गए 6 घंटे, यानी कितने हो गए? 6 घंटा, 6 घंटे, 6 घंटे और 6 घंटे। तो फिर एक एक घंटे के डिफरेंस पर हम इन्हें बांट देते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 24 घंटे। तो हमारी पृथ्वी पर कुल कितने समय कटिबंध हैं? 24 समय कटिबंध होते हैं। अब वास्तव में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि भारत में कितने समय टाइम जोन है, भारत में क्या टाइम जोन है, भारत में कितना समय कटिबंध है? तो भारत में जो टाइम जोन, कितना टाइम जोन भारत से गुजरता है? एक ही टाइम जोन के अंतर्गत हमारा भारत स्थित है। और वो टाइम जोन कहाँ से निर्धारित किया गया है? वो टाइम जोन निर्धारित किया गया है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा से। तो हमारे भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, एक ही समय कटिबंध है, और वो निर्धारित किया गया है यहाँ से 82.5 डिग्री ईस्ट से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कई बार कि भारत में कितने समय कटिबंध हैं, यानी पृथ्वी पर 24 समय कटिबंध है, तो भारत में कितने समय कटिबंध हैं? ठीक है, तो समय कटिबंध, पृथ्वी पर समय कटिबंध अलग होता है, किसी देश के लिए समय कटिबंध अलग होता है। अब ये क्या होता है? देश का समय कटिबंध हम उस देशांतर रेखा को कहा जाता है जहां से वो देश अपना मानक समय निर्धारित करते हैं, तो हम उसे देश के लिए एक समय कटिबंध कहते हैं। ओनली ए वन टाइम जोन, है ना, ओनली वन टाइम जोन हैज, मतलब क्या इस तरह से कह सकते हो आप कि इंडिया हैज ओनली वन टाइम जोन, है ना, मैंने उल्टा बोल दिया, तो इंडिया हैज ओनली वन टाइम जोन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये है हमारा मानक समय कटिबंध, मानक समय रेखा के सहारे। ओके ना दोस्तों, चलो ये तो बात हो गई विशेषकर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या विश्व में सबसे ज़्यादा समय कटिबंध कहाँ हैं, ये हमें देखना होता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा समय कटिबंध कहाँ हैं। ओके दोस्तों, यदि हम बात करें कि विश्व में समय कटिबंध कौन से देश में सबसे ज़्यादा हैं, तो सिंपल है ना, विश्व में सबसे ज़्यादा समय कटिबंध कहाँ मिलेंगे? रूस में। ठीक है, रूस में वर्तमान में, प्रारंभ में 7 समय कटिबंध थे, फिर विभाजन होता गया। वर्तमान में रूस में 11 समय कटिबंध हमें नजर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन सा मैंने एक्स्ट्रा गिन लिया? ठीक, यहाँ से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 11। ठीक है, तो इस तरह से हमारे रूस में कितने समय कटिबंध है? टोटल 11 टाइम जोन है ना। समय कटिबंध वो नहीं है कि कितनी देशांतर रेखाएं, कितने एक एक घंटे के अंतराल पर कितनी रेखाएं गुजरती है। समय कटिबंध वो जोन है जहां से कोई देश अपने मानक समय का निर्धारण करता है। तो रूस में सबसे ज़्यादा मानक समय रेखाएं खींची गई हैं, रूस में सबसे ज़्यादा मानक समय रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, रूस में वर्तमान में 11 टाइम जोन खींचे जा चुके हैं, 11 टाइम जोन खींचे जा चुके हैं। हमारे भारत में एक ही टाइम जोन है, हमारे भारत में टाइम जोन सिर्फ कितना है? एक। ठीक है, भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है, और वो कहाँ से निर्धारित है? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित है। ठीक है, यूएसए में देखते हैं तो यूएसए में अभी 6 टाइम जोन हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये है हवाई द्वीप का टाइम है, होनोलुलु। ठीक है, 1 2 3
4, 5 और एक अलास्का का 6। ये मैक्सिको है, मैक्सिको यूएसए में नहीं आता है ना। तो अभी यूएसए में कितने टाइम जोन हैं? यूएसए में 6 टाइम जोन निर्धारित किए जा चुके हैं। यानी ईस्टर्न टाइम जोन है, सेंट्रल टाइम जोन है, माउंटेन टाइम जोन है, पैसिफिक माउंटेन टाइम जोन है, अलास्का टाइम जोन है और हवाई का टाइम जोन है। तो 6 टाइम जोन हैं हमारे यूएसए में वर्तमान में। रूस में सबसे ज़्यादा हो गए हैं 11 और यूएसए में निर्धारित कर दिए गए हैं वर्तमान में 6 टाइम जोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक समय कटिबंध किस देश में है। जस्ट अभी हमने पढ़ा है, सर्वाधिक समय कटिबंध रूस में है और कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं। यूएसए में कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। ठीक है, किसी देश का मानक समय निर्धारण करने हेतु कितने देशांतरीय विस्तार को निर्धारित किया गया है? ये किसी भी देश का मानक समय जो रेखा है 7.5 डिग्री देशांतर के अंतराल से निर्धारित की जाती है। 7.5 डिग्री देशांतर के अंतराल से कैसे? आप इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि किसी भी मानक समय रेखा का जो निर्धारण किया जाता है वो मानक समय रेखा का निर्धारण 7.5 डिग्री देशांतरीय अंतराल से निर्धारित किया जाता है। कैसे होता है ये? जैसे मान लो कि ये कोई देश है, इस देश से एक देशांतर रेखा गुजरती है 15 डिग्री, एक देशांतर रेखा गुजरती है 30 डिग्री, एक देशांतर गुजरती है 45 डिग्री, ठीक है, एक गुजरती है 60 डिग्री। अब यहाँ पे 15 और 60, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये समय कटिबंध है, ये 45 डिग्री था ये, है ना, ये क्या है? समय कटिबंध है पृथ्वी वाले। या तो हम इस अमुक देश का जो समय कटिबंध है, टाइम जोन है, वो 30 से निर्धारित करें, या हम निर्धारित करें 45 से, ठीक है, या हम 15 से 60 के बीच में एक ऐसी रेखा लेकर आए, ठीक है, जो कि क्या हो, इन दोनों के बीच की हो, इन दोनों के बीच की हो। तब हम क्या करते हैं कि ना तो 30 से ना 45 से, हम यहाँ पे जो काउंटिंग है वो शुरू करते हैं 7.5 से, ताकि हम बीच तक पहुँच सकें, है ना। जैसे 15, 22.5, 30.5, ठीक है, और 37.5 ऐसे करके। तो यहाँ पे तो 37.5 डिग्री जो देशांतर रेखा होगी वो इस देश की क्या बन जाएगी? मानक समय रेखा बन जाएगी। इस तरह से, तो इस तरह से क्या किया जाता है, किसी भी स्थान का मानक समय जो रेखा है उसका निर्धारण किया जाता है। तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है कि मानक समय रेखा का निर्धारण किस अक्षांश रेखा के अंतराल से किया जाता है? तो वो होती है 7.5 डिग्री की रेखा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, रंब लाइन किसे कहते हैं? तो लॉक्सोडर्म और रंब लाइन एक ही चीज होती है। लास्ट वीडियो में पढ़ी आप, रंब लाइन या लॉक्सोडर्म क्या होता है। रंब लाइन होती है ये जो ग्लोब पर जो देशांतरीय वृत्त होते हैं, ग्लोब पर जो देशांतरीय वृत्त होते हैं ना, इन देशांतरीय वृत्तों को समान कोण पर काटने वाला जो रेखा खींची जाती है, इन देशांतरीय वृत्तों को समान कोण पर काटने वाली जो रेखा खींची जाती है ग्लोब पर, उसको रंब लाइन कहते हैं। विशेषकर जलयान निर्माण में इन रंब लाइन का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जल मार्ग निर्माण और वायुयान मार्ग के निर्माण में भी इस रंब लाइन का उपयोग में किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में ये डाला हुआ है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं या वामावर्त कह सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कहा जा सकता है या कहा जा सकता है वामावर्त। बाकी आगे लास्ट क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं कि इस पे क्या खास है। आगे बढ़ते हैं, सूर्य दिवस क्या होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सौर दिवस हम किसे कहते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ये मान लो कोई पृथ्वी का स्थान है x, ये स्थान अभी सूर्य के सामने है, ये स्थान क्या है? सूर्य के सामने है, स्थान का नाम है x और ये स्थान सूर्य के सामने है, ठीक है। अब इस स्थान पर क्या परिभाषा क्या होगी सूर्य दिवस की? परिभाषा बोल दूं या कोई x देशांतर लिख लेते हैं हम इसको। एक ही देशांतर पर सूर्य के
क्रमशः, एक ही देशांतर पर सूर्य के क्रमशः दो बार चमकने की अवधि, दो बार चमकने की अवधि सौर दिवस कहलाती है। अवधि सौर दिवस कहलाती है। ठीक है भाई, एक ही देशांतर पर सूर्य के क्रमशः दो बार चमकने की जो अवधि होती है, इस अवधि को हम क्या कहते हैं? सौर दिवस कहते हैं। ये अवधि क्या कहलाती है? सौर दिवस कहलाती है। ठीक है, अब ये जैसे मान लो ये देशांतर है, यहाँ से पृथ्वी का घूर्णन शुरू हुआ पश्चिम से पूरब की ओर, ये जब घूमकर वापस यहाँ पर आया तब क्या हो गया? एक सौर दिवस हो गया। कारण एक ही देशांतर पर जब सूर्य क्रमशः दो बार चमके, उस अवधि को हम सौर दिवस कहते हैं। और ये अवधि 23 घंटे 56 मिनट 4.4 सेकंड की होती है। ये अवधि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड की होती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको सौर दिवस कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा सौर दिवस है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये क्या है दोस्तों? सौर दिवस है। ठीक है, अब ये जो हमारा सौर दिवस है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, तो फिर एक होता है पृथ्वी दिवस। क्या होता है? तो पृथ्वी दिवस होता है 24 घंटे का। ये क्या डिफरेंस है इसमें? देखो क्या होता है कि जब देशांतर एक मान लीजिए 6 AM को सूर्य के सामने आया, पृथ्वी घूमी, घूम के जब देशांतर यहाँ इस स्थान पर पहुंचता है ना, अपने एग्जैक्ट पॉइंट पर जहाँ वो पहले था वहाँ पहुंचता है, उससे जस्ट थोड़ा पहले ही सूर्य इधर की ओर खिसक कर इस स्थान के सामने आ जाता है ना, क्योंकि सूर्य भी तो गति करता है, सूर्य भी गति करता है ना, सूर्य भी कंटिन्यू गति करता है, स्थिर नहीं है। ठीक है, आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सूर्य थोड़ा खिसक जाता है। और कितना खिसक जाता है? इतना खिसक जाता है कि 3 मिनट 56 सेकंड पहले ही उस देशांतर पर आ जाता है ना, 3 मिनट 56 सेकंड पहले ही उस देशांतर पर आ जाता है। अतः उस समय को हम जिसमें सूर्य को देशांतर पर आने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं। अब यहाँ पर सूर्य सामने आ गया, जस्ट 3 मिनट 56 सेकंड पहले ही आ गया, लेकिन इस स्थान को तो वापस यहाँ पे जाना है जहाँ पे पहले था। तो अब ये स्थान जब वापस अपनी पूर्व अवस्था में पहुंचते हैं तो 3 मिनट 56 सेकंड का समय अतिरिक्त लगता है, तो टोटल काउंटिंग हो जाती है 24 घंटे। यानी हमारी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी दिवस जो होता है वो 24 घंटे का होता है, और सौर दिवस जो होता है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है। और पृथ्वी दिवस सौर दिवस से कितना बड़ा होता है? पृथ्वी दिवस बड़ा होता है सौर दिवस से 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ऐसा है सिंपल, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ये ध्रुव है। ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। दोस्तों जब भी हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं, है ना, तो जी के मान में यानी गुरुत्वाकर्षण बल के मान में वृद्धि होती जाती है, वृद्धि। और जैसे ही हम नीचे आते हैं यानी इधर आ जाते हैं, जैसे हम नीचे आते हैं तो जी के मान में कमी आती है। जी के मान में कमी आती है। ठीक है ना, तो जी के मान में कमी आती है, और जब भी ऊपर जाते हैं तो जी के मान में वृद्धि होती है। दोस्तों यहाँ एक बात याद रखना कि जब हमारा ये जो भूमध्य रेखा होती है, इस भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है और ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ऊपर जा रहे हो जी के मान में वृद्धि होती है, नीचे आ रहे हो जी के मान में कमी होती है। तो जी का मान जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो जी का मान है वो कहाँ से निर्धारित किया गया है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी का मान निर्धारित किया गया है 45 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे। 45 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे, यहाँ पर 45 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे क्या निर्धारित किया गया है? जी का मान। ठीक है ना, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, ओके चलो, तो जी का मान सबसे ज्यादा कहाँ हो गया? ध्रुवों पे, और सबसे कम कहाँ हो गया? भूमध्य रेखा पे। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर कोरियोलिस बल का मान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? दोस्तों पृथ्वी पर कोरियोलिस बल का क्या होता है? कोरियोलिस बल जो होता है, ये पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर,
है ना। तो पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो पृथ्वी के पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर घूमने से जो बल उत्पन्न होता है उस बल को ही हम क्या कहते हैं, घूर्णन बल कहते हैं। इस बल को ही क्या कहा जाता है, घूर्णन बल कहा जाता है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमने से जो बल उत्पन्न होता है इसको घूर्णन बल कहते हैं। और कॉरियोलिस बल का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, 0 ही हो जाता है, और ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक। तो कॉरियोलिस बल का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर 0 है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपसौर उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो दोस्तों ये तो हम बात कर चुके हैं। अपसौर और उपसौर, अपसौर जो होता है वो हमेशा बनता है 4 जुलाई को, और उपसौर बनता है 3 जनवरी को। और ऐसी स्थिति में 3 जनवरी को जब उपसौर बनता है, और ये उपसौर क्या होता है, इस 3 जनवरी को हमारी जो पृथ्वी होती है सूर्य से सबसे ज़्यादा ताप प्राप्त करती है, और इस दिन सूर्य से सबसे कम ताप ये पृथ्वी हमारी प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक अमावस्या व पूर्णिमा को ग्रहण क्यों नहीं होते हैं? सबसे पहले तो आप याद रखिए कि प्रत्येक अमावस्या को ग्रहण कौन सा होता है, तो प्रत्येक अमावस्या को तो ग्रहण नहीं होता है, बट अमावस्या को ग्रहण कौन सा होता है, सूर्य ग्रहण। और पूर्णिमा को जो ग्रहण होता है वो होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हमेशा क्यों नहीं होते हैं, कि हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता है, हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता, तो ये एक बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। तो उसकी एक सिंपल वजह होती है, हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसे है, हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसे है, और हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, अपना अक्षीय झुकाव रखती है। ठीक है, पृथ्वी अक्षीय झुकाव रखती है। थोड़ा डायग्राम छोटा बनाना पड़ेगा, इसमें हम चंद्रमा को भी तो रखेंगे। हमारी जो पृथ्वी है वो ऐसे अक्षीय झुकाव रखती है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी की कक्षा तल है। ये जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी की कक्षा तल है। ये क्या है, पृथ्वी की कक्षा तल है। यदि हम यहाँ पर एक आधार रेखा खींच दें तो हमारा जो चंद्रमा है वो, हमारा चंद्रमा क्या है, पृथ्वी की कक्षा पर यहाँ पर स्थापित नहीं है, है ना, यहाँ पर स्थापित नहीं है। ठीक है, तो फिर कहाँ है हमारा चंद्रमा? तो हमारा चंद्रमा यदि पृथ्वी की कक्षा तल पर स्थापित होता तो हर एक अमावस्या को तो सूर्य ग्रहण होता, और हर एक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता। उस ऊपर वाले ने बहुत ही सोच समझ के ये सारी सेटिंग करी है। और अभी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की कक्षा से एक कोण बनाते हुए स्थापित है, और ये कोण है 5 डिग्री का, है ना, 5 डिग्री या 9 मिनट, 5 डिग्री 9 मिनट का कोण, या 5 डिग्री भी बोलते हैं, तो 5 डिग्री का कोण बनाते हुए स्थित है। और इस वजह से चंद्रमा जब अपने परिक्रमण पथ पर गति करते हुए जब कभी हमारी पृथ्वी के कक्षा तल में स्थापित हो जाता है, बस उसी समय क्या होंगे, ग्रहण होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी के चारों ओर जब वो चक्कर लगाएगा तो हर एक बार, हर महीने में वो पृथ्वी की कक्षा में तो आएगा ही आएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। झुकी होने के कारण पृथ्वी की कक्षा इधर उधर होती रहती है ना, क्योंकि हमेशा पृथ्वी ऐसी तिरछी नहीं रहती है। पृथ्वी वर्ष में 2 बार सीधी भी होती है, पता है ना, आप जानते हैं विषुव की स्थिति जब बनती है तो वर्ष में 2 बार पृथ्वी सीधी भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका रीजन था, प्रत्येक अमावस्या व पूर्णिमा को ग्रहण इसीलिए नहीं होते क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी का जो कक्षा तल है, उस कक्षा तल से हमारा जो चंद्रमा है वो 5 डिग्री 9 मिनट का कोण बनाते हुए स्थित है। बस ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अमावस्या व पूर्णिमा को ग्रहण क्यों नहीं होते, तो आपको बताना है इसका एक ही रीजन है। वो रीजन ये है कि हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की कक्षा तल से
5 डिग्री 9 मिनट का कोण बनाते हुए स्थित है, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पे स्थित नहीं है। बस इसी वजह से प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होते और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होते। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, कल आप हमें यानी होली की तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब होली के बाद यानी धुलंडी रंग बिरंगी होली के पश्चात हम मिलेंगे अगले दिन। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।